स्पीकर की रूलिंग तहरीक इंसाफ की असेसमेंट और हमारा तज्जिया ये है कि आर्टिकल 69 बड़ा वाज़े है और वो कहता है इट बार्स इंटरफेरेंस इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। जो पार्लियामेंट के मामलात हैं वो पार्लियामेंट में रहने चाहिए, ये आर्टिकल 69 की रूह है। और ये भी हमारा नुक्ता नज़र है कि जो स्पीकर की रूलिंग होती है वो फाइनल होती है, फाइनैलिटी का कॉन्सेप्ट है। और ये इसलिए है कि हमारा जो आइन है 73 का आइन, उसमें कॉन्सेप्ट है ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स कि स्टेट के हर ऑर्गन की अपनी जिम्मेदारी है, मुकन्नना की अपनी जिम्मेदारी है, एग्जेक्टिव की अपनी जिम्मेदारी है और जुडिशरी की अपनी जिम्मेदारी है। और जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, द फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने बड़ा वाज़े इस पर अपना जो है मौक़िफ़ दिया हुआ है और हमारे आइन में इस कॉन्सेप्ट को परोया हुआ है। अब हमारी जो जॉइंट अपोजिशन है वो क्या तकाजा कर रही है, वो कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की है। उनका ये जो पिटिशन है उसकी बुनियाद यही है कि डिप्टी स्पीकर ने आइन के मावरा रूलिंग दी है और डिप्टी स्पीकर ने जो एक प्रोसेस था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस जो जारी हो चुका था, उसको नामुकम्मल छोड़ा और हाउस को अपनी रूलिंग के बाद प्रोरोग कर दिया। और ये उनकी नज़र में आइन शिकनी है। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही हैज़ स्कटल्ड द एंटायर प्रोसेस ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये उनकी राय है, हमारी राय उनसे जुदागाना है। और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ है और वो ये है कि स्पीकर के पास रूलिंग का मुकम्मल इख्तियार है और उसका जो फैसला है वो फाइनल है। पर फ़र्ज़ कीजिए बकौल उनकी जो रूलिंग है वो फ्लॉड थी। अगर वो फ्लॉड भी थी तो हमारी नज़र में हमारा मौक़िफ़ जो हम अदालत उज़्मा के सामने पेश कर रहे हैं वो ये है, फिर भी उसको आर्टिकल 69 प्रोटेक्शन देता है और वो यहाँ उस पर दो आरा हमारी नज़र में नहीं है। हमारी नज़र में ये जो रूलिंग है स्पीकर की वो जस्टिसेबल नहीं है, ये हमारा मौक़िफ़ है। और डिप्टी स्पीकर ने हमारी राय में आइन शिकनी नहीं की। हमने आइन पे हलफ लिया है। जब मेंबर बनते हैं असेंबली के तो आइन पे हलफ लेते हैं और आइन की पासदारी हम पर लाजिम है और आइन से मावरा कोई कदम उठाना ना हमारी पॉलिसी है, ना हमारी सोच है, ना इस तरफ हम कभी बढ़ेंगे। अब हमारी नज़र में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया, प्रोसेस चल रहा था, एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। वो सूरत हाल जब स्पीकर ने उसका मुलाहिजा किया तो उन्होंने अपना एक जहन बनाया। और वो सूरत हाल क्या थी? सूरत हाल ये थी कि जो हम कह रहे थे कि एक कम्युनिकेशन आई है और उस कम्युनिकेशन से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इनटू द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान का हमारा वाज़े मौक़िफ़ है।
رجیم چینج اس کا مقصد تھا، اور یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں مسئلہ زیر بحث آیا۔ وہ کمیونیکیشن جس پر اپوزیشن کے اہم لوگوں نے نکتہ چینی کی، کچھ نے اس کو فیک ڈاکومنٹ بھی کہا، ہماری نظر میں ایک بہت سنجیدہ کمیونیکیشن تھی اور ہے۔ چنانچہ وزیر اعظم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا، اور اس اجلاس کے سامنے وہ کمیونیکیشن رکھی گئی۔ اس کمیونیکیشن پر جب تبادلہ خیال ہوا، مختلف ممبران جو ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے، انہوں نے اس کو دیکھا پرکھا، تو وہ کچھ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا، اور انہوں نے دو فیصلے کیے۔ ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ فی الفور دفتر خارجہ ڈیمارش کرے، اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن میں بھی۔ اور دوسرا فیصلہ کہ فی الفور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس کا اجلاس طلب کیا جائے، اور یہ سارا مراسلہ ان کے سامنے رکھا جائے، اور پارلیمنٹری پروب کیا جائے، اور حقائق کی تہ تک پہنچا جائے۔ تو پھر نیشنل سیکورٹی کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے دفتر خارجہ نے ڈیمارش کیا، وہ آپ کے سامنے ہے، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا، وہ طلب کیا گیا، دعوت نامے جاری کیے گئے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر اپوزیشن کو اتنی تشویش تھی، اگر انہیں شبہ تھا اس سارے مراسلے پر، تو ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہاں آتے، پرکھتے، سوالات جو اٹھا رہے ہیں میڈیا کے سامنے وہ وہاں لے کر جاتے۔ وہ ایک مناسب فورم ہے، ایک پارلیمانی فورم ہے، اور آپ پارلیمان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، تو اس پارلیمانی فورم پر اپنا نکتے اٹھاتے اور جواب طلب کرتے، اور ان کو مطمئن کیا جاتا یا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اب ہماری نظر میں کہ یہ جو پروسیجر ہے وہ ابھی مکمل ہونا تھا، اور ڈپٹی اسپیکر نے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھہریے، ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے، اس صورتحال کو ایگزامن کیجئے، اس کو ایگزامن کیجئے، اور ان کی نظر میں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس کے پروب کے بعد وہ آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے انکار نہیں کیا۔ لیکن ایک نئی صورتحال نے جنم لیا، انپریسیڈنٹڈ ایک چیز سامنے آئی، تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس موشن کو ڈس الاؤ کر دیا۔ اب جب وہ ڈس الاؤ ہو گیا، اور انہوں نے کیا کہا کہ جو فیکٹس ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے آ چکے ہیں، وہ they tantamount to an effort for regime change۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک غیر معمولی چیز ہے، اور اس پر نوٹس لینا چاہیے۔ چنانچہ اب ایک راستہ کیا ہے؟ ایک موقف ہے، ایک اس کے برعکس موقف ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک جوڈیشل پروب ہو جائے، عدلیہ خود مختار ہے، آزاد ہے، وہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتی ہے، پروب کر سکتی ہے، اور اگر وہ پروب کرنے کا فیصلہ، بااختیار وہ ہیں، ہم دوسرے گزارش کر سکتے ہیں، اگر وہ جوڈیشل پروب کا فیصلہ کرتی ہے، تو پھر میرے چند سوالات ہیں، اور وہ میں آج آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ 7 ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، isn't it a fact that the document is a formal communication by a representative of the state of Pakistan in a foreign country containing details of a formal meeting
इसको जानिए. ये जो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल हवा से बातें कर रहे हैं, किसी ने तो कहा कि जी ये तो दफ्तर खारजा में कॉन्कॉक्ट किया गया है, तो इसको प्रूव होगा ना, ये सही है, ये मन घड़त है, ये क्या है, कौन करेगा? एक मेरा व्यू है, एक आपका व्यू है, तो इसको प्रूव किया जा सकता है. दूसरी चीज़, isn't it a fact that in the meeting vote of no confidence was specifically mentioned, and it links with removal of Imran Khan's government as a condition of forgiving Pakistan? क्या उस मरासले में है? नहीं है. है नहीं है, उसका प्रूव कौन करेगा? असलियत कौम के सामने कौन रखेगा? ये भी एक सवाल उठता है. Doesn't it also threaten that in case Imran Khan's government survives, अगर ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन इमरान खान की गवर्नमेंट सर्वाइव कर जाती है, तो इट वुड रिजल्ट इन आइसोलेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस. आइसोलेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्या ये धमकी है या नहीं है? हमारी नज़र में न सिर्फ ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये एक वाज़ेह धमकी है. एक सॉवरेन स्टेट को एक वाज़ेह धमकी है. अब कौन उसको जांचेगा? कौन कहेगा है या नहीं है? विच इज़ द राइट फोरम? मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन इसको प्रूव कर सकता है, इसके हक़ाइक़ जान सकता है. फिर नंबर 3, didn't the National Security Committee declare it as an interference in Pakistan's internal affairs and decided that demarche be given as earlier recommended by the ambassador? अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो एम्बेसडर का मरासला है, जिसमें वो कहता है कि दो गुफ्तगू हुई है, वो इतनी संगीन है, इतनी हसास है कि उनकी नज़र में एक डिमाश बनता है. ये उनकी सिफारिश है. हमारे सफ़ीर की वाशिंगटन में जो तैनात थे डॉक्टर असद मजीद खान, उनकी ये सिफारिश है. अब सवाल ये है, दफ्तर खारजा उसको एग्जामिन करता है, मेरी नज़र में वो चीज़ आती है, तो हमारा क्या मौक़िफ़ है? हम फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान एंड एज दी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अब तो मैं नहीं हूँ, जब था तो मैं भी इस राय पर आया कि बिल्कुल ये डिमाश बनता है और डिमाश होना चाहिए. और फिर हमारे मौक़िफ़ को तायद कर दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने. अब ये देखिए, कड़ी से कड़ी मिलाई है, एम्बेसडर, फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी कमेटी. अब ये मामूली बात नहीं है. आगे चलिए. नंबर 5, इंक्वायरी बी हेल्ड to give findings on above points and probe be undertaken. अगर इतनी हसास मामला है तो फिर इसकी इंक्वायरी करा ली जाए, इसका प्रोब हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. नंबर 6, this would require identifying patterns from data of meetings held by diplomats of a particular country, especially with opposition leaders and PTI dissidents in the past couple of months. ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक नशिस्त नहीं है, ये एक मीटिंग नहीं है, एक पैटर्न है. यहाँ सफारतकार जो हैं वो मनसूबाबंदी करनी शुरू कर दी, राब्ते शुरू कर दिए, मिलना शुरू कर दिया. और किन से मिलते हैं? अपोजिशन के रहनुमाओं से. किन से मिलते हैं? पीटीआई के उन लोगों से जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की और जाके वहां बैठे. तो ये भी कोई मामूली नौयत की चीज़ नहीं है. सच डेटा इज ऑन रिकॉर्ड. दिस डेटा इज ऑन रिकॉर्ड. अब ये रिकॉर्ड पर है, नहीं है, मिला, कौन मिला, किससे मिला, कहाँ मिला, इसका प्रूफ कौन करेगा? ये हक़ाइक़ कौम के सामने कौन रखेगा? ये भी देखने वाली बात है और हम समझते हैं ये इम्पोर्टेंट है. ऑल्सो डेटा ऑफ मीटिंग्स हेल्ड आउटसाइड द कंट्री. कुछ यहाँ हुई, कुछ वहाँ हुई. ये कौन प्रूव करेगा?
हक़ाइक़ कौम के सामने कौन रखेगा? मैं समझता हूँ कि एक जुडिशल कमीशन ही है एक ऐसा मोतबर फोरम जो इस बात और इस नतीजे पर पहुँच सकता है कि हक़ाइक़ क्या है। फिर सातवां पॉइंट, मेरा आखिरी पॉइंट, द इंक्वायरी बॉडी विल ऑल्सो गिव फाइंडिंग्स आफ्टर ड्यू प्रोब on each of the relevant observations raised by various members in the National Security Committee. अब वहाँ members थे, उन्होंने जब वो डिस्कशन हो रही थी तो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, उसका निचोड़ क्या था, उसका नतीजा क्या निकलता है, वो कौन जांचेगा, वो कौन परखेगा, और हक़ाइक़ लोगों के सामने और तारीख की नज़र कौन करेगा? ये है सवाल। अब मैं समझता हूँ कि आज से एक आध दिन पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने और पीपल्स पार्टी के कुछ कायदीन ने, जिसमें ये कुछ गिलानी फैमिली के लोग भी हैं, उन्होंने इस कम्युनिकेशन को कहा ये तो मन घड़त है। भाई अगर मन घड़त है तो आइए प्रोब कर लेते हैं। आपको तशवीश है, हम तो समझते हैं कि हकीकत पर मबनी है। अगर आपको कोई शक व शुबा है तो दूर कर लें, और कौन करेगा? मुनासिब फोरम क्या है इसको दूर करने का? एक इसके साथ दूसरा इल्ज़ाम लगाते हैं वो कि जो एम्बेसडर हमारे थे उनको एब्रप्ट तरीके से वाशिंगटन से ट्रांसफ़र कर दिया गया ताकि कोई सवाल जवाब का सामना ना करना पड़े और कोई एम्बैरसमेंट ना हो। ये भी हक़ाइक़ के बरक्स है, और ये भी कौम से गलत बयानी की जा रही है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये एब्रप्ट ट्रांसफ़र नहीं था। जो हमारे एम्बेसडर थे वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर आए, लेट इट बी, जो इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर आए अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद, टेन्योर कितना था उनका? 3 साल का। 3 साल का टेन्योर मुकम्मल हुआ और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र एक लाजमी अमर है। तो ये कोई अब्रप्ट नहीं था, एक नॉर्मल ट्रांसफ़र था। इसके साथ साथ ये भी मैं इनको कह दूं कि ये एक उन्होंने बिल्कुल गलत बात की। और उनका टेन्योर मुकम्मल कब होता है? 11 जनवरी 2022 को उनका टेन्योर मुकम्मल हो गया। जनवरी की बात कर रहा हूँ, ये मार्च की बात हो रही है। ये मरासला है 7 मार्च का, उनका टेन्योर मुकम्मल होता है 11 जनवरी को, और उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है। उस प्रोसेस में समरी जाती है, प्राइम मिनिस्टर के सामने जाती है, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको अप्रूव करते हैं, और फिर अखबारात में आती है चीज़, अखबार में आती है खबर अक्टूबर 2021 के एम्बेसडर मसूद खान को वाशिंगटन भेजा जा रहा है और एम्बेसडर असद मजीद जो है वो ब्रसल जाएंगे। ये रिपोर्टेड चीज़ है, ये कोई अब्रप्ट चीज़ नहीं थी। तो आपने कैसे ये तसव्वुर कर लिया, आपने कैसे ये अखज़ कर लिया कि ये कोई मिली भगत थी, ये कोई ड्रामा था? ये ड्रामा नहीं था। फॉरेन ऑफिस ड्रामे नहीं करता। फॉरेन ऑफिस एक संजीदा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं, प्रोफेशनल लोग बैठे हैं और अपना काम जानते हैं। फिर 4 नवंबर को 2022 हमारी एम्बेसी को, वाशिंगटन की एम्बेसी को मसूद खान साहब के पेपर्स मिल जाते हैं तैनाती के, और वो सबमिट करते हैं किसको? स्टेट डिपार्टमेंट को। तो ये अब्रप्ट कहाँ से हुआ? और फिर फरवरी 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनकी मंजूरी देती है, उनका एग्रीमेंट मंजूर हो जाता है, वो एम्बेसडर तैनात हो जाते हैं। अब मुझे बताइए, ये सारा मैंने तारीखों के साथ पूरा अमल, पूरा प्रोसेस आपके सामने रखा है। इसमें कहाँ ड्रामा है, कहाँ नाटक है, कहाँ कोई जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मरासले पे सवालिया निशान उठाते हैं, कभी उनके तबादले को, जो एक रूटीन का तबादला है, उसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। ये बिल्कुल गैर मुनासिब रवैया है, और मैं समझता हूँ ये अपनी बौखलाहट में और अपने मकासद को हासिल करने के लिए वो
मुल्क को एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ी ख़तरनाक बात है। अब सवाल उठता है कि जब डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी और वो जो मोशन था ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो इंफ्रक्चर्स हो गया, तो फिर वज़ीर आज़म के अख्तियारात तो जो मुकम्मल थे वो बहाल हुए। वज़ीर आज़म ने अपनी सवाबदीद में, और ये आईनी है कि वज़ीर आज़म कभी भी किसी वक्त अपनी सवाबदीदी अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो सदर को एडवाइस कर सकते हैं असेंबली की डिसोल्यूशन के बारे में। चुनांचे वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेजी और सदर साहब ने उसको एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद असेंबलीज का डिसोल्यूशन हो गया। और डिसोल्यूशन सिर्फ नहीं हुआ, डिसोल्यूशन के बाद प्रोसेस आगे चला गया, नाम के मांगने शुरू कर दिए, और तहरीक इंसाफ ने तो नाम भी तजवीज़ कर दिया। अब सवाल है, क्या ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की आइनी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो नाम दें? वो नाम देने से क्यों कतरा रहे हैं? और अगर कतरा रहे हैं तो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी से वो जो है वो पहलू जो है वो पहलू तली कर रहे हैं, सुबकदोश हो रहे हैं। अब मैं समझता हूँ ऑपोजिशन कहती क्या रही है, और ये कौम ये सुनने की बात है, जानने की बात है। पूरे 3.5 साल ये सारे जो इस वक्त कोर्ट में बैठे हैं ऑपोजिशन वाले, ये एक ही राग अलापते रहे हैं कि मुल्क को नए इंतखाबात की ज़रूरत है। 2018 के मैंडेट को हम मैंडेट तस्लीम नहीं करते, इमरान खान इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड है। ये आप सारी कौम सुनती रही है, और हम भी 3.5 साल सुनते रहे हैं। इनकी जो कार्रवाइयाँ थी, पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, नून ने 5 साल पूरे किए। हमारा भी हक बनता था कि हमें 5 साल पूरे मुकम्मल किए हमारे जाने चाहिए थे, लेकिन इनको रास नहीं आया, हज़म नहीं हो रहा था, इनको हज़म नहीं हो रहा था। और क्यों नहीं हो रहा था वो भी कौम के सामने आ जाएगा, क्यों नहीं हो रहा था वो। अभी इस पर मैं मज़ीद अभी बात नहीं करता, मौके आएंगे आगे बात करने के। अब सब्र कीजिए ना भाई, लेट मी फिनिश। अब इन माई ओपिनियन, बहसीत एक पाकिस्तान के शहरी के, ये बहुत संजीदा सूरत हाल है। ऑब्वियसली अदलिया का फ़ैसला आएगा, हम उसके मुंतज़िर हैं, लेकिन मेरी राय में वाहिद हल, बहसीत एक पाकिस्तानी की कह रहा हूँ, बहसीत एक शहरी की कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पे नहीं, वाहिद हल एक फ्रेश मैंडेट है। अवाम सारी सूरत हाल का फ़ैसला करे कि हमने मुल्क को कहाँ लेकर जाना है, और मुल्क के मुस्तक़बिल का फ़ैसला और बागडोर हम किन हाथों में देनी है और किन हाथों में महफूज होगी। कौन पाकिस्तान की खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ करने की अहलियत रखता है, ये है सवाल जिस पर आज कौम को सोचना है। और इस बैकग्राउंड में ये जो है जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है। अपोजिशन इस पर इसलिए शक का इजहार कर रही है कि 7 से लेके 3 अप्रैल तक इस खत को 27 को क्यों सामने लाया गया। टाइमिंग के ऊपर एतराज़ है अपोजिशन को, और अपोजिशन समझती है अपोजिशन को टाइमिंग के लिए एतराज़ वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको एतराज़ नज़र नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, डूबता तिनकों का सहारा तलाश कर रहा है। देखिए, टाइमिंग के अगर आप सामने ले लें तो टाइमिंग के मेरे भाई आप देखें कि फ़ॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तान के जो अपना जो कोशिश और काविश के बाद जो 47वां इजलास था OIC काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स का नियामे में, उसमें हमने एक कंसेंसस बिल्ड किया कि अगला इजलास OIC का इस्लामाबाद में होगा, और उसकी डेट्स टाइम का फैसला हो गया कि 22 और 23 मार्च को होगा। खतूत चले गए, दावतनामे चले गए, असेंबली हॉल जो है वो वक्फ कर दिया गया, वो सिक्योरिटी के लिए सील कर दिया गया। तो वो प्रोसेस आपके सामने है, और हम नहीं चाहते थे कि इस स्टेज पर हमारी तवज्जो उस चीज़ से हटे, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ था। और उस इम्पॉर्टेंट चीज़ पर प्राइम मिनिस्टर ने, आपने देखा कि अपने खिताब में, अपने की नोट एड्रेस में उन्होंने कुछ इशारे और हवाले दिए। एक नंबर 2, ये इतना हसास मसला था और है कि इस पर इसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स को जांचना ज़रूरी था, और प्राइम मिनिस्टर ने
वज़न करके, प्रोज एंड कॉन्स को देखकर, जब वो कायल हुए कि मामले की नौयत इतनी संगीन है कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखा जाए, तो उन्होंने अपनी सवाबदीद के तहत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, तलब किया और वहाँ लेकर गए, और फिर कहानी आपके सामने है। और दूसरा ये कि आप गद्दार को ही कह रहे हैं। क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। आप कहते हैं कि दूसरे ममालिक को हमारे अंदरूनी सिस्टम में मुदाखलत का हक नहीं। रशिया ने जो इमरान खान के मामले में बयान दिया है, आप नहीं समझते कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये मुदाखलत है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं दोहरा देता हूँ, हमारे डोमेस्टिक मामलात में मुदाखलत का हक किसी को नहीं पहुँचता, और ना हमें इसकी इजाज़त देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने अपनी तशवीश का जिक्र किया है कि एक खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क एक बायलैटरल विज़िट के लिए आना चाहता है, हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो आना चाहता है और उसको धमकी दी जाती है और उसको रोका जाता है। अब मुझे बताइए, किसी खुद मुख्तार सॉवरेन स्टेट को किसी को हक पहुंचता है कि वो इस तरह रोके? नहीं पहुंचता। तो उस पर उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि वो एक बायलैटरल विज़िट था, उसका जो यूक्रेन की सूरत हाल है उससे तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। यूक्रेन के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, अच्छे हैं। हमने तो उनको जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भिजवा सकते थे वो भी भिजवाई है। मैंने खुद रवाना की, जाकर एयरपोर्ट पर खुद भेजी, और हमारी तो ख्वाहिश है, और हमने OIC के इजलास में बाकायदा एक कंसेंसस बिल्ड कराने की कोशिश की कि एज चेयर ऑफ द OIC CFM जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो अपना उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो रोल प्ले करें मशावरत से दीगर अहम इस्लामी ममालिक से। और इस्लामाबाद डिक्लेरेशन में जो आया है, आप पढ़ लीजिए, उसमें उसका जिक्र है। और फिर चीन ने भी उसकी तायीद की है कि अगर ये पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, फॉर ए पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दिस क्राइसिस, ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट के लिए अगर OIC आगे बढ़ती है तो चीन भी उनकी मावनत करेगा। तो ये तो एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है हमने। हम नॉन पार्टीजन रहकर हमने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। हमने किसी की साइड नहीं ली, किसी की मुखालफत नहीं की। शाह साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स के मिनट्स मांग रहे हैं ऑपोजिशन वाले, और साथ साथ